नमस्कार भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानेंगे ईवीएस के बारे में। जी हाँ साथियों, ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला जो प्रैक्टिस सेट मैंने डाला था इस YouTube चैनल पर तो उसका बहुत शानदार रिव्यू रहा था, और इसका PDF और आपको इस वीडियो का लिंक सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टारगेट टेट एग्जाम आप सर्च करें तो वहाँ पर आपको चैनल दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसे ज्वाइन कर लें और इस PDF को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 हमने कंप्लीट कर लिया, 21 नंबर है। राष्ट्रीय वन नीति, तो राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित हुई पहली भारत में? 1952 में। कब? 1952 में। ठीक है, इस नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना आवश्यक है? जी हाँ साथियों, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति ने क्या कहा था कि हर राज्य के, प्रत्येक राज्य के 33% भाग यानी 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए? वन होने आवश्यक हैं। ठीक है, 3 में से 1 पर क्या होना? वन होने आवश्यक हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मित्रों, बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से ऊर्जा का असीमित भंडार है। असीमित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है ना? असीमित भंडार है तो कोयला है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है या फिर तेल है? मित्रों कमेंट करें, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन टेट में आते हैं मित्रों। कोयला है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस है, फिर तेल है। जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी आंसर आता है आप रिप्लाई तो देवें। ठीक है, इसका आंसर होगा साथी ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। सौर ऊर्जा का असीमित भंडार, हमारा जो सूर्य है, सूरज है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्या है? एक असीमित भंडार है। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओके, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पर। मित्रों, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन की। विश्व में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? अम्लीय वर्षा के बारे में आपको जानना है तो आपको साइंस के नाम से कोई PDF मिल जाएगी, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर। वहाँ पर जब आप बहुत ही शानदार तरीके से आपको पीएच मान और क्षार और अम्ल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत व श्रीलंका, इराक व ईरान, नॉर्वे व स्वीडन या फिर कनाडा व ब्राज़ील। देखो, जो वर्ष की पहली बरसात होती है ना उसमें अम्लीय मात्रा होती है, पर ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? ये होती है मित्रों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। नॉर्वे व स्वीडन में। कहाँ होते हैं? नॉर्वे व स्वीडन में होती है। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। अवशिष्ट प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या है? अवशिष्ट को प्रबंधन करते हैं ना, उसका मूल उद्देश्य क्या है? क्यों करते हैं? राष्ट्र के स्थिर विकास के लिए करते हैं, रोगों से बचने के लिए करते हैं, या फिर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है? ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी? तो अवशिष्ट प्रबंधन साथियों राष्ट्र के स्थिर विकास के लिए भी किया जाता है, रोगों से बचाव के लिए भी किया जाता है, और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जूमिंग जहाँ प्रचलित है वह है, तो आप कमेंट करें जूमिंग क्या है? जूमिंग कृषि करने की एक विधि होती है। जूमिंग जहाँ प्रचलित है वह है क्या है? प्लीज़ आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बार बार परेशान नहीं करेंगे भाई, शेयर करो शेयर करो शेयर करो, नहीं, मात्र एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज़। जूमिंग जहाँ प्रचलित है वह है पूर्वोत्तर राज्य में है, जिन्हें मध्य प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है। तो मित्रों इसका जो आंसर आपका राइट होगा, जूमिंग पूर्वोत्तर राज्य में ज़्यादा प्रचलित है, कृषि करने की एक विधि है। तो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ये। ओके, चलो बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। भविष्य का ईंधन कोयला कहलाता है, हाइड्रोजन कहलाता है, पेट्रोल कहलाता है, या फिर ऑक्सीजन कहलाता है? तो भविष्य का ईंधन ऐसा ईंधन जो हमारे भविष्य में काम आ सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर हमारे पास ईंधन का सोर्स कम हो ना फिर भी वो काम आ सकता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट होगा आंसर वो मित्रों राइट होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। कौन सा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। पर्यावरण के समुचित विकास के लिए किसका ज्ञान अत्यावश्यक है? पर्यावरण के समुचित विकास के लिए सबसे ज़्यादा किसका ज्ञान होना आवश्यक होता है? पर्यावरण का नैतिकता का, पर्यावरण के सही विकास के लिए पर्यावरण नैतिकता का ज्ञान होना जरूरी है, पर्यावरण मानवीय अधिकार का ज्ञान होना जरूरी है,
या फिर नैतिक शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी है, या फिर उपयुक्त सभी। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। धीमा जहर मृत्युदूत किसे कहा जाता है? धीमा जहर, ऐसा जहर जो धीरे 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 करके मारता है इंसान। जल प्रदूषण को कहते हैं, मृदा प्रदूषण को कहते हैं, वायु प्रदूषण को कहते हैं, या फिर ध्वनि प्रदूषण को कहते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो टेट एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, ये सर्च करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएंगे वहाँ पर। तो धीमा जहर वे मृत्युदूत किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा मित्रों वो ध्वनि प्रदूषण होगा। क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके मित्रों, चलो बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की, और ये है जलीय द्रव कहाँ पाया जाता है? जलीय द्रव कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, शरीर की त्वचा में पाया जाता है, या फिर आंखों में पाया जाता है? तो आपका जो आंसर राइट होगा मित्रों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। जलीय द्रव कहाँ पाया जाता है? तो आंखों में पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, और 30 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपके सामने इस प्रकार है। वायु में सबसे कम मात्रा में होती है। ठीक है, वायु में सबसे कम मात्रा में क्या होती है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें आप। फर्स्ट ऑप्शन आपका सामने इस प्रकार का है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है सबसे कम मात्रा में, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, या फिर आर्गन होती है। तो मित्रों कमेंट करें, जरूर बताएं कि सबसे कम मात्रा में क्या पाई जाती है। तो सबसे कम मात्रा में CO2 कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है यहाँ पर। और बात कर लेते हैं कि जो वायु होती है वो क्या होती है मित्रों? ये एक प्रकार का पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है मित्रों। क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है, और इसे हम महसूस कर सकते हैं। देखो पहली बात तो वायु क्या होती है? पदार्थ होती है। क्या होती है? पदार्थ होती है। फिर सेकंड बात है इसे हम महसूस कर सकते हैं। क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं मात्र। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है? तो साथियों ये होती है रंगहीन। क्या होती है? रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन होती है। ठीक है, तो देखो सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछा जाए आपको तो वायु में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी? तो नाइट्रोजन पाई जाती है मित्रों 1 मिनट, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। कितनी? 78%। और ऑक्सीजन पाई जाती है यानी O2 21%। कौन सी? 21% पाई जाती है। ठीक है मित्रों, देखो रंगहीन होती है। और हाँ, वायु होती है ना उसका कोई गंध भी नहीं होती है मित्रों, गंधहीन भी होती है और रंगहीन भी होती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। देखो बहुत ही लाजवाब चीज़ें आपके सामने आ रही है। ठीक है, तो आपका शेयर तो जरूर बनता है कि गंधहीन होती है। क्या होती है? गंधहीन होती है। मित्रों अगर आपको पूछ ले जाए है ना कि हमारा जो वायुमंडल है ना, उस पर कितने प्रकार की परतें पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा 5। कितनी परतें? तो आपका आंसर होगा 5। तो क्या आप मुझे उन 5 परतों के नाम कमेंट करके बता सकते हैं? बिल्कुल साथी, अगर आपको आते हैं तो कमेंट कीजिए, और नहीं आते हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से सीख सकते हैं। देखो पहला होता है सौभमंडल। क्या होता है? सौभमंडल। क्या होता है? ये सौभमंडल। ठीक है, सेकंड आता है समताप मंडल। क्या आता है? समताप मंडल। ठीक है, सेकंड समताप मंडल। थर्ड आता है मध्य मंडल। देखो मध्य यानी बीच का वन, मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। फिर आता है आयन मंडल। क्या आता है? आयन मंडल। फिर आता है बहिर्मंडल। अब देखो इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शोभ मंडल है, समताप है, शोभ समताप मध्य आ गया भाई। मध्य तो बिल्कुल याद रह शोभ है, नीचे शोभ है, फिर समताप है, फिर मध्य है, फिर आयन है, फिर बहिर्मंडल है। ठीक है, तो इसकी देखो जो सीमा होती है वो भी तय होती है भी कितने किलोमीटर पर है। ठीक है, तो सबसे निचली परत होती है वो होती है शोभ मंडल। क्या होती है? शोभ मंडल होती है सबसे निचली परत। ठीक है, ये होती है मित्रों 8 से लेकर हमारे जो 15 किलोमीटर का समथिंग बीच में होती है। 8 से 15 किलोमीटर के बीच में होती है। जो भी मौसमी घटनाएं होती है वो यहीं पर घटित होती है मित्रों, शोभ मंडल में ही घटित होती है। फिर बात करते हैं थोड़ी सी, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, समताप मंडल। देखो जो समताप मंडल होता है वो दूसरी परत होती है। कौन सी परत होती है? दूसरी परत होती है। और ये हमारे धरातल से लेकर 50 जो किलोमीटर है उसके मध्य के बीच होती है। ठीक है, 15 से 50 के मध्य के बीच होती है। ठीक है, 15 से 50 के मध्य के बीच होती है। इसकी जो ऊपरी परत होती है ना वहाँ पर ओजोन होती है, O3 होती है। क्या होती है? इसकी ऊपरी परत पर O3 यानी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर हम देख लेते हैं
सूर्य जो पराबैंगनी किरण आती है ना, वो यहीं पर भी रुकती है। ठीक है, यह जो परत होती है समताप, कौन सी परत, समताप, ये O3 से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यही रोकती है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर ओजोन परत होती है ना, वो रोकती है। ठीक है, और वायुयान होते हैं ना, वायुयान, वो इसी में ही वहन करते हैं। ठीक है, तो वायुयान समताप मंडल में ही चलते हैं। ठीक है, उड़ते हैं, ऐसे कह सकते हैं। और फिर बात करते हैं मध्य मंडल की, किसकी, मध्य मंडल की। ठीक है, मध्य मंडल की बात करते हैं तो ये होता है साथियों 50 से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य, कितना, 50 से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य। और अंतरिक्ष से अगर कोई उल्कापिंड आता है तो यहीं पर वो फिनिश हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, वो यहाँ पर जलकर राख हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई उल्कापिंड आ रहा है तो वो कहाँ पर होगा, मध्य मंडल में आकर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। फिर बात करते हैं 4 नंबर आयन मंडल। क्या, आयन मंडल, तो आयन मंडल क्यों कहते हैं, इस मंडल में क्या होता है, आवेशित कण उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, आवेशित कण उपस्थित होते हैं, इसलिए से आयन मंडल कहते हैं। रेडियो तरंगें होती है ना, वो इसी मंडल से टकराकर वापस लौट जाती है। ठीक है, क्या करती है, रेडियो तरंगें होती है, वो इसी मंडल में आकर वापस टकराकर लौट जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं मित्रों बहिर्मंडल, किसकी, बहिर्मंडल की। इसकी कोई सीमा नहीं है कि भाई कितना ऊपर आ गया। ठीक है, ये सबसे बाहरी मंडल है, और इस मंडल के बाहर उपस्थित कोई भी जो तथ्य है उसको खोजने का भी प्रयास चल रहे हैं साथियों। क्या चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही लाजवाब तरीके से मैंने आपको वायुमंडल की परतें बताई है। पहली होती है सौर मंडल, फिर होती है समता, फिर मध्य, फिर आयन, फिर बहिर्मंडल। ओके, बिल्कुल एक बार फिर से रिपीट कर ले, जितनी बार आप इसका दोहरान करेंगे आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर पाएंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ओके, बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, और यह है राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। अरे वाह, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई, ऑप्शन है आपके सामने 17 मार्च 1977, 24 जून 1978, दिसंबर 1980 और 15 जून 1991। तो जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें, और इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। कब, 24 जून 1978 को। और कोपरा क्या है, कोपरा, जी हाँ साथियों, कोपरा क्या है, ये तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको पूछ लिया। कोपरा के बारे में पूर्ण जानकारी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, एक वीडियो अपलोड किया जस्ट हमने कुछ दिन पहले, बहुत ही लाजवाब है, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि रीढ़ संबंधित जितने भी ईवीएस का आपका जो भी कोई फैक्ट है, संपत्ति है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उदाहरण है, जो कुछ भी आपकी बिल्कुल क्लियर होगी यहाँ पर। ओके, बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना कब हुई, 1952 में हुई, 1954 में हुई, 1955 में हुई, या फिर 1978 में हुई। तो राजस्थान वित्त निगम RFC कब हुई, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं आपके सामने हर प्रकार का फैक्ट लेकर आऊँगा, एक एक क्वेश्चन को आप याद करते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं गमाएंगे साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है, RFC 1955। इस प्रकार से आप थोड़ा माइंड में सलीके से इसको बैठाने की कोशिश करें। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है। तो राजस्थान में जो केंद्रीय सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा परिचालित यानी उसका संचालन कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, ऐसा कारखाना कौन सा है मित्रों, तो आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। कहाँ है, खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, साल्ट वृक्ष डीडवाना कहाँ है, नागौर में। कहाँ है जी मित्रों, नागौर में डीडवाना। ठीक है, और गंगानगर शुगर मिल्स कहाँ है, गंगानगर में। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता साथियों। देखो, जो हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू, इसको केंद्र सरकार संचालित करती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है मित्र। कौन सा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, मोटिवेशन जब आप खुद स्वयं पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है, कौन सा है जी, तांबा उद्योग सबसे संगठित एवं प्राचीन उद्योग है, जस्ता है, सीमेंट है, या फिर सूती वस्त्र उद्योग। तो मित्रों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सूती वस्त्र जो उद्योग है राजस्थान का प्राचीन व संगठित उद्योग है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं नमक से संबंधित। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी है। तो साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी कौन सी है? पहले तो ये बताओ, पचपंद्रा कहाँ है? बाड़मेर में है। कहाँ है? पचपंद्रा बाड़मेर में है। अब एक बात मैं बता दूँ इसके संबंध में कि यह सबसे उच्च कोटि का नमक है। यहाँ पर जो पचपंद्रा बाड़मेर है, यहाँ पर जो नमक बनता है वो सबसे उच्च कोटि का नमक होता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, उसकी मात्रा 90% होती है। कितने परसेंटेज? 90% होती है सोडियम क्लोराइड की मात्रा। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं डीडवाना नागौर। तो डीडवाना नागौर में जो नमक बनता है साथ ही वो खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि इसमें जो सोडियम सल्फेट होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फिर इसका नमक किस काम में आता है? इसका होता है चमड़ा उद्योग होता है ना, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, जो डीडवाना का नमक होता है उसका। नावा नागौर या फिर सांबर जयपुर। तो जो नावा नागौर मंडी है, ये है राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी है। क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी कौन सी? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है आपका। 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी होगा आपके। ठीक है, नावा नागौर राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपके सामने इस प्रकार है, राजस्थान में सबसे उच्च कोटि का नमक पाया जाता है। तो पचपदरा बाड़मेर में है, सांबर जयपुर में है, डीडवन नागौर में है, रेवासा सीकर में है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो सकता है, बट जो रेवासा है वो सीकर में ही है, डीडवन है वो नागौर में ही है, और सांबर है वो जयपुर में ही है। ठीक है, पचपदरा बाड़मेर का जो नमक होता है सबसे उच्च कोटि का हाई क्वालिटी का नमक होता है। क्यों होता है जी? क्योंकि इस जो नमक है पचपदरा बाड़मेर में, वहाँ पर 90% यानी 90% आपको सोडियम क्लोराइड की मात्रा वहाँ पर उपलब्ध होगी। राज्य सरकार इसे संचालित करती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, और फिर आता है सांबर जयपुर। तो सांबर जयपुर होता है ना साथियों, इसका देखो केंद्र में राज्य सरकार है ना, वो इसका उनका तो हिस्सेदारी कितनी है? 60:40। कितनी? 60:40 की है। और पूछ लीजिए हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 1954 भी यहीं पर स्थित है। ओके, कहाँ पर? सांबर जयपुर में। ठीक है, तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, राजस्थान में संगमरमर के खिलौने एवं मूर्तियाँ बनाने में प्रसिद्ध है। देखो, राजस्थान के संगमरमर के खिलौने और मूर्तियाँ बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? तो मकराना नागौर में, जयपुर में, बेसलाना जयपुर में, उदयपुर में। तो मित्रों, राजस्थान में जो संगमरमर के खिलौने एवं मूर्तियाँ बनाने के लिए जो प्रसिद्ध है वो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जयपुर। कौन है? जयपुर इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, भले ही उच्च कोटि का जो संगमरमर है वो और कहीं पर प्राप्त होता होगा, बट जो खिलौने और मूर्तियाँ बनाने का जो कारखाना है वो तो हमारे जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है मित्रों, जो हमारा राजधानी है वहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से असुमेलित है, असुमेलित यानी जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है। लाल मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो लाल मार्बल धौलपुर में पाया जाता है। लाल पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो लाल पत्थर करौली में पाया जाता है। देखो कितने अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। लाल मार्बल है वो धौलपुर में है और लाल पत्थर है वो करौली में। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट सही है। ठीक है, काला मार्बल भैंसलाना जयपुर। बिल्कुल, भैंस कैसी होती है जी? भैंस ऑलमोस्ट काली होती है, कोई कोई भूरी हो जाती है। ठीक है, वो बात अलग है, कोई कोई थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होती है, वो बात अलग है, पर भैंस ज़्यादातर काली होती है। भैंस काली होती है, तो काला मार्बल कहाँ पाया जाता है? भैंसलाना जयपुर में। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सफ़ेद मार्बल कृष्णगढ़ अजमेर। देखो ये जो ऑप्शन है यानी ये गलत है। सफ़ेद मार्बल कृष्णगढ़ अजमेर, तो कृष्णगढ़ अजमेर क्यों फेमस है भाई? अगर सफ़ेद मार्बल वहाँ पर नहीं है तो कृष्णगढ़ अजमेर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर देखो जिस प्रकार से सांभर होता है ना, सांभर है ना, वो बहुत ज़्यादा नमक का पैदावार करता है। जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है नमक की? तो पूछ लीजिए तो नावा ऑप्शन, नावा नागौर सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है, उसी प्रकार से सफ़ेद मार्बल होता है ना, हाई क्वालिटी कहाँ मिलता है? मकराना। क्या मिलता है? मकराना में मिलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? वो सफ़ेद मार्बल की कृष्णगढ़ में। कहाँ पर? कृष्णगढ़ में। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लंबाई तक मंडी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, देख रखी है हमने, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। आप यूँ मत समझना कि जो ये ऑप्शन राइट हो गए, नहीं। लाल मार्बल कहाँ है? तो धौलपुर में। लाल पत्थर कहाँ है? करौली में। काला मार्बल कहाँ है? भैंसलाना जयपुर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पूछा गया सुमेलित कौन सा है? नहीं है। ठीक है, असुमेलित है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है आपका। बात आती है विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद मार्बल पाया जाता है।
वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस मार्बल कौन सा है? तो है वो साथियों मकराना का मार्बल, जो मकराना का है नागौर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? अगर आप कहीं जयपुर से जोधपुर जाएं तो आप जब जाएं तो मकराना से बाहर निकलते आपको इधर इधर और इधर खाने नजर आएगी। ठीक है, ठीक बीच में से ये जो रेलवे ट्रैक है वो गुजरता है, तो आप इधर भी देख सकते हैं, बहुत लंबी 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 और गहराई तक खाने हैं। ठीक है, बहुत सारी मशीन आपको दिखाई देंगी वहाँ पर। तो हाई क्वालिटी जो मार्बल है वो मकराना में निकलता है। ठीक है, कहाँ निकलता है? मकराना में निकलता है। और इसी मकराना के मार्बल से ताजमहल का निर्माण किया गया। किसका? ताजमहल का निर्माण किया गया मित्रों। मुमताज़ की याद में शाहजहाँ द्वारा ताजमहल का निर्माण इस मार्बल से किया गया है। और इस मार्बल को उस समय किस पे ले जाया गया? तो आपको आंसर देना है ऊँटों पर। किस पर? ऊँट छकड़ों पर। ठीक है, ऊँट गाड़ी पर। ओके, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। विश्व प्रसिद्ध सफ़ेद मार्बल मकराना में जो नागौर में है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। राज्य में राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है। तो लालगढ़ बीकानेर में है, रेवासा सीकर में है, अविकानगर टोंक में है, या फिर गड्डेपान कोटा में है। तो राज्य में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, तो देखो वो है अविकानगर टोंक में, जो नवाबों का शहर है टोंक, वहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बट आप ये भी जान लें कि जो लालगढ़ होना बीकानेर में है, रेवासा झील सीकर में है, ठीक है, गड्डेपान कोटा में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है मित्रों। ये लो जी, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। बिल्कुल 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 बेहतरीन क्वेश्चन बोल रहा है जी मित्रों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। बात आती है राजस्थान की, और वो भी आती है प्रथम, और आती है सूती वस्त्र मिल की। ठीक है, तो इसका आंसर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि सूती वस्त्र जो उद्योग है उसके संबंध में कुछ बेहतरीन तथ्य। तो साथियों का राजस्थान का पूछे चाहे भारत का पूछे, ये सबसे प्राचीन, क्या? सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। कैसा? सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है? तो आपको आंसर देना है सूती वस्त्र उद्योग। ओके, और देखो कृषि के पश्चात क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर रोजगार उपलब्ध करवाता है तो यही उद्योग है। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध निर्यात आय, देखो शुद्ध निर्यात आय किससे प्राप्त होती है? इससे होती है मित्रों। ठीक है, और हम सबसे ज़्यादा जो निर्यात किसको करते हैं, ये सूती वस्त्र, ये हम अमेरिका को करते हैं। किसको करते हैं जी मित्रों? अमेरिका को करते हैं। थोड़े से ऐसे छोटे फैक्ट होते हैं, छोटे छोटे, वो थोड़ा आपको सलीके से दिल दिमाग में थोड़ा इसको स्थापित कर लेने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं मित्रों कि अगर आपको पूछ ले जाए कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको? भीलवाड़ा को कहा जाता है। वस्त्र नगरी या फिर टेक्सटाइल सिटी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाए, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। किसको? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ है जी? तो अहमदाबाद है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है मित्र अहमदाबाद। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका राइट होगा, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो है दी कृष्णा मिल, ब्यावर अजमेर। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। और कब? 1890 में। ठीक है, महाराजा उमेद जो मिल है वो पाली में है। और कब स्थापित हुई थी? 1939 में। एडवर्ड मिल ब्यावर में। अजी एडवर्ड जो मिल है ना वो सार्वजनिक क्षेत्र की, का है? सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है। ठीक है, जब स्थापना हुई थी तब तो क्या थी? निजी थी, जबकि 1974 में इसको क्या कर लिया गया? सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो लाजवाब क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपका मात्र 2-3 शेर तो बनता है मित्रों। ठीक है, राजस्थान का जापानी जोन कहा जाता है। वाह, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, दिल को ठंडा कर देने वाला लाजवाब क्वेश्चन है। राजस्थान का जापानी जोन किसे कहा जाता है? खेतरी झुंझुनू कहा जाता है, नीम रण अलवर को कहा जाता है, कुक्कस जयपुर कहा जाता है, अविकानगर टोंक को कहा जाता है। अविकानगर टोंक में क्या है जी? केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान ऊन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भेड़ एवं केंद्रीय ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो तो अविकानगर टोंक में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा राजस्थान का जापानी जोन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा नीम राणा अलवर को। किसको? नीम राणा अलवर को कहा जाता है राजस्थान का जापानी जोन। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं, अलवर में है क्या? नीम राणा अलवर को कहा जाता है राजस्थान का जापानी जोन। चित्तौड़गढ़ में है क्या?
चित्तौड़गढ़ में है क्या, या फिर अजमेर को, या फिर जयपुर में। तो सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ वो भी राजस्थान में। तो इसका जो आंसर राइट होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जयपुर में। कहाँ? जयपुर में है साथियों, जयपुर में सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ, पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं। ठीक है, बात करते हैं न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ। 44 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तो वो कहाँ पर है? बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, अजमेर में है, या फिर जयपुर में है। ऑप्शन जो राइट होगा मित्रों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जैसलमेर में सबसे कम पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनका पंजीयन नहीं हुआ है। ठीक है, पंजीयन हो रखा है बहुत कम। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है वर्तमान में राजस्थान में किन उद्योगों के विकास की संभावना ज़्यादा है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है मित्रों, आप इस क्वेश्चन को लिख लें, रीट में आने योग्य क्वेश्चन है ये। ठीक है, और वैसे आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे टारगेट टेट एग्जाम नाम से, आप जब यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे वहाँ पर। ठीक है, और उसको ज्वाइन जरूर कर लें। वर्तमान में राजस्थान में किन उद्योगों के विकास की संभावना ज़्यादा है, तो कांच की है, उर्वरक की है, खनिज की है, फिर चीनी उद्योग की है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट होगा मित्रों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही लाजवाब हमारा सेशन रहा है। हमने इसमें लगभग 21 से लेकर 45 इतने क्वेश्चनों का समावेश देखा, 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। ठीक है, बहुत ही लाजवाब सेशन रहा है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करते ही ना भूलें मित्रों, करते ही ना भूलें। ठीक है, आपकी ये जवाबदेही बनती है कि आप इस वीडियो को कोरोना की तरह फैलाएं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर तो सी राइट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया। ओके।